यह प्रश्न एसएससी के सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक सब है, जो केवल इतिहास के विषय से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की अधीनता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2 में भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सर ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार और सबसे पहले पाए गए थे। उपकरणों की अधीनता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक में पूर्व पुरापाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। नंबर 2 में है मध्य पुरापाषाण काल, इसमें फलक उपकरण। और 3 में है उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें तीक्ष्णी एवं खुरची उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नों में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पुरापाषाण काल माना गया है, जो कि सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी? ऑप्शन ए होगा चौड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? होगा आंसर ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कौन ज्ञात किया गया था? हड़प्पा, और बाद में मोहनजोदाड़ो, इसलिए इसे
हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसमें दोनों अलग अलग है। इसमें एक में हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, एक में हो जाएगा रावी नदी और दूसरा में हो जाएगा मोहनजोदाड़ो के लिए सिंधु नदी, जो कि दिया गया नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी के किनारे पर स्थित है? होगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन सी अज्ञात लिपि है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि में है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर है, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? होगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता था। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता था। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऐसा होगा ऑप्शन बी धान्यागार। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। मोहनजोदाड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो में। विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना
नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजन संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह लोथल से है। लोथल अहमदाबाद अर्थात गुजरात में के जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार लगभग 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न टीले नहीं मिलते हैं। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल नामक स्थान पर नियुक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी का लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यताओं में से नियुक्त लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से सिंधु घाटी जहाजी मालघाट था। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थी। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? एक में हो जाएगा कृषि, बी में व्यापार, सी में चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और डी में बढ़ईगिरी। आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? इसका मुख्य ताकत व्यापार था और इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए कृषि एवं पशुपालन भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा जो है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, जबकि सोना, चांदी, तांबा ये सभी
हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिलती है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। किस पर? उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। 4 जनों माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर था कौन? ब्राह्मण। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? किसका भाग है? महाभारत का। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत ग्रंथ का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर होगा तंबाकू का। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह है तंबाकू का। बाकी जौ और गेहूं तथा चावल का साक्ष्य भी मिला है, और जिसमें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? आंसर होगा ऋग्वेद में। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत ऋग्वेद से है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया जाता था? 4। प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लेखित है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? यजुर्वेद। यह वेद के अंतर्गत गिना जाता है, जिसमें आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में यजुर्वेद उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। यह वेद के अंतर्गत गिना जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए थे? आंसर होगा संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का एक शास्त्र है। उपनिषद हिंदू दर्शन का एक शास्त्र है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।